नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सिमी के फरार इससे पहले हेडलाइंस पे नजर डाल लेते हैं। सिमी के फरार 8 आतंकियों को 9 घंटे के भीतर पुलिस ने मार गिराया। भोपाल जेल के सुपरिंटेंडेंट समेत 4 अधिकारी निलंबित। एनआईए करेगी जांच। कश्मीर में 3 महीने में 20 से ज्यादा स्कूल जलाए गए। गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। सीमा पार गोलीबारी में सेना का एक और जवान शहीद। एनसीआर में जहरीली हुई हवा, टूटा 3 साल का रिकॉर्ड। केंद्र का निर्देश, फसलों के अवशेष जलाने पर रोक लगाए दिल्ली, यूपी समेत 4 राज्य। हिलरी क्लिंटन की मुश्किलें बढ़ी। एफबीआई 6.5 लाख नए ईमेल की करेगी जांच। ट्रंप का पूर्व विदेश मंत्री पर अवैध सर्वर लगाने का आरोप, हिलरी का इनकार। और पुण्यतिथि पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को राष्ट्रनिधि श्रद्धांजलि। लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर मना राष्ट्रीय एकता दिवस। देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन। और अब पहली खबर। भोपाल सेंट्रल जेल से भागे सिमी के 8 आतंकियों को पुलिस ने सोमवार को एनकाउंटर में मार गिराया। भागने से पहले इन्होंने एक गार्ड की हत्या कर दी। मध्य प्रदेश सरकार ने एनआईए से जांच कराने का इसका ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वहीं कांग्रेस और वाम दलों ने पूरी घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। भोपाल सेंट्रल जेल से सोमवार तड़के भागे सिमी के 8 आतंकियों से कुछ ही घंटे बाद पुलिस का मुकाबला हुआ। खुफिया सूचना के बाद शहर के मणिखेड़ा गांव के पास इन आतंकियों को घेरा गया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सभी आतंकियों को मार गिराया गया। इनके पास हथियार थे, क्रॉस फायरिंग हुई थी और पुलिस की टीम ने और सीटीजी और एसटीएफ वालों ने बड़ी बहादुरी के साथ एक इतने गंभीर अपराधियों को लिक्विडेट किया। ये आतंकी बीती रात करीब 2 बजे जेल से भागे थे। भागने से पहले इन्होंने जेल के एक सुरक्षा गार्ड की हत्या की और चादर की मदद से दीवार फांदने में कामयाब रहे। चूक के आरोप में जेल सुपरिटेंडेंट अखिलेश तोमर समेत 4 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लापरवाही की जांच पूर्व डीजीपी नंदन दुबे से कराने का ऐलान किया। साथ ही एनआईए भी इसकी तहकीकात करेगी। क्योंकि आतंकवादियों के साथ केवल प्रदेश में नहीं है, प्रदेश के बाहर भी, और केवल देश में नहीं दुनिया में भी। और इसलिए केवल ये मध्य प्रदेश का मामला नहीं है, इसी घटना की जांच एनआईए करे। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पूरी घटना की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इसकी पड़ताल होनी चाहिए कि आतंकी जेल से भागे या भगाए गए थे। जिस प्रकार से सिमी के लोग जेल तोड़कर भाग रहे हैं, इसमें भी जांच का विषय है कि कहीं मिली भगत तो नहीं है। मध्य प्रदेश जेल से सिमी के आतंकियों के भागने की ये दूसरी बड़ी वारदात है। 1 अक्टूबर 2013 को खंडवा से सिमी के 7 आतंकी भागे थे। करीब 3 साल बाद इन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया। इस दौरान इन्होंने कई आतंकी वारदातों और एक बैंक डकैती को अंजाम दिया। साल 2001 से ही सिमी पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जी हाँ, और जिस तरह की डिटेल्स आ रही हैं इस पूरे मामले की, उसमें बताया जा रहा है कि 8 घंटे के अंदर ही मध्य प्रदेश पुलिस ने इनको चेज करके मार गिराया। 8 घंटे के अंदर ही एंटी टेररिस्ट जो स्क्वाड है, एटीएस है मध्य प्रदेश पुलिस का, उन्होंने सिर्फ 8 घंटे के अंदर इस घटना को अंजाम दिया। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से पूरा हाई सिक्योरिटी, हालांकि पूरा प्रीमाइसेस है, उसके बावजूद भी जेल तोड़ने की घटना हुई। लेकिन 10 किलोमीटर दूर जो है वो जा पाए थे ये सिमी के जो सदस्य थे, और 10 किलोमीटर दूर के बाद ही शहर के बाहरी इलाके में, शहर के आउटस्कर्ट्स पर, जबकि इनको पुलिस ने धर दबोचा। और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि 8 जो हैं वो मार गिराए गए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि ये 8 घंटे पहले ये लोग इस जेल से फ़रार हुए थे। हालांकि किस तरह से ये फ़रार हो पाए, इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद, इसकी जांच हो रही है। एनआईए इसकी जांच करेगा, इसका फैसला लिया गया है। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि कुछ गांव वाले जो हैं उन्होंने इन आतंकवादियों को देखा
और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। जब इन लोगों को गांव वालों ने देखा तो इन लोगों ने पत्थर बरसाए। गांव वालों ने समझा कि शायद ये डकैत हैं और इस सिलसिले में जो है पुलिस को इस बारे में उन्होंने सूचना दी। और हमारे साथ सी पाल सिंह इस वक्त मौजूद हैं जो कि फॉर्मर आईजी हैं पंजाब पुलिस के। उनसे इस बारे में बातचीत करते हैं। सी पाल सिंह जी, ये बताइए फिलहाल कि जिस तरह से पूरा ब्यौरा जो मिल रहा है इस घटना का, क्या मानना है आपको? आप इस एनकाउंटर के बारे में क्या सोचते हैं? 8 घंटे के अंदर जो है चेज कर लिया गया, 10 किलोमीटर दूर ही जा पाए थे ये सिमी के आतंकवादी। दोबारा रिपीट करिए। जी सी पाल सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप अपने तजुर्बे के आधार पर किस तरह से बताएंगे इस पूरा जो ब्यौरा अभी तक हमें मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस की जो ATS है उसने किस तरह से 8 घंटे के अंदर इन लोगों को चेज करके 10 किलोमीटर ही दूर ही जा पाए थे, सिर्फ ये जेल से फरार होने के बाद इनको मार गिराया। क्या मानना है आपका? देखिए, इसमें कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर कुछ शक नजर आता है। अगर आप देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले ये कहा गया और ये लिखा गया है कि उन्होंने एक वार्डन का गले को स्लिट किया, और उसको स्लिट किससे किया? शार्प प्लेट से और किसी और स्पून वगैरह से स्लिट किया। इसका मतलब है कि उसको तो स्लिट करके, उनके हाथ में कोई और चीज नहीं थी, उसको स्लिट करके वो बाहर आए, जो उनकी कहना मान लिया जाए। बाहर आकर वो इतने किलोमीटर चले जाते हैं और उसके बाद उनको वहां पे घेरा जाता है और घेर के उनसे एनकाउंटर होता है। सबसे पहली बात तो ये जरा थोड़ा सा इसमें आदमी को शक पड़ता है कि भैया आप इसको देखिए, जिन आदमियों के पास कोई वेपन ही नहीं था, जो एक आदमी का गला स्लिट करके वहां से चले गए, वहां से एनकाउंटर कैसे हो गया? वहां जाकर कहां से उन्होंने फायरिंग कर दी पुलिस के ऊपर? सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये जो आदमी थे, ये सिमी जो है बड़ा टेररिस्ट ग्रुप रहा है, आपको मालूम है। इसके बाद इंडियन मुजाहिदीन इनके नाम के अंदर उनका, इन्होंने यहाँ पे आपके बड़े बड़े आदमी जो इंडो नेपाल पे हमने भगे भटकल वगैरह के, उन्होंने बताया कि ये ग्रुप कितना डेडिकेटेड है, कितना डेडिकेटेड ग्रुप है। और इन्होंने यहाँ तक एक बताया कि इन्होंने बॉम्बिंग करने के लिए एक सिमी के आदमी ने 75,000 रुपए में कच्छ में अपना मकान देकर बॉम्बिंग की। ये डेडिकेशन है इस सिमी की और उनके जो बाद में आने वाला ग्रुप है इंडियन मुजाहिदीन की। तो इतने डेडिकेटेड ग्रुप को आप कैसे कह सकते हैं कि उसे गला स्लिट करके चले गए और उसे सारे के सारे पकड़े गए? कोई इधर नहीं दौड़ा, कोई उधर नहीं दौड़ा, सारों को सारों आपने ढेर कर दिया। अगर आप वीडियो देखें उनकी तो आप देखेंगे एक लाश के साथ साथ दूसरी लाश पड़ी है, दूसरी बार तीसरी लाश पड़ी है। अभी जब आप उससे एनकाउंटर करेंगे, कोई दाएं जाएगा, कोई बाएं जाएगा, कोई गिरेगा, उठेगा, तो ये होता है। सीपाल जी, इसके अलावा एक तरफ बिल्कुल आप ये तो बता ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो है एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें बाकायदा जो है, हालांकि उसकी उतनी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई न्यूज़ वेबसाइट्स ने जो है उसे अपनी वेबसाइट्स पे डाला है, जिसमें ये बताया गया है, बाकायदा उसका वीडियो बनाया गया है कि किस तरह से ये एनकाउंटर हुआ है। तो क्या आप ये कह रहे हैं फिलहाल कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल भी हो सकता है, जिस तरह से खुद मध्य प्रदेश में जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेता भी ये कहते पाए गए हैं कि भागे हैं वो, या भगाया गया है या एनकाउंटर किया गया है? तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस बात में दम है? यहाँ तो मैं समझता हूँ शक तो बहुत है कि ये जेन्युइन एनकाउंटर लगता नहीं है। जेन्युइन एनकाउंटर जो होता है उसका सामने पता चल जाता है। कई जेन्युइन एनकाउंटर हुए, हम पंजाब पुलिस में रहे हैं, और कई दूसरे भी होते हैं, क्योंकि ये समझते हैं, पुलिस वाले सब समझते हैं कि ये आदमी को अगर आपने प्रोसिक्यूशन शुरू की और कई साल लग जाएंगे इनको कन्विक्ट होने में, तो क्यों ना इनको एलिमिनेट कर दिया जाए। मैं समझता हूँ कई दफा इनका ख्याल ये होता है कि कर दिया, लेकिन ये करने का तरीका जो है, एक तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होगी, दूसरा ये करने के तरीके से ही गलत लगता है। जो इन्होंने स्क्रिप्ट तैयार की है, जिस हिसाब से कहा है, वो स्क्रिप्ट में ही गलती है। अगर स्क्रिप्ट इन्होंने तैयार करके ही इनकाउंटर किया है तो जरा स्क्रिप्ट तो ठीक बनाते। स्क्रिप्ट में बड़ी गलती है। सीपाल सिंह जी, बताइए फिर क्यों पुलिस ऐसा करेगी? जब ये जेल में मौजूद थे ये लोग और अंडर ट्रायल्स थे, तो क्यों पुलिस की ये मंशा होगी कि भगाया जाए फिर एनकाउंटर किया जाए? मैं अर्ज करता हूँ, आप देखिए इनके खिलाफ बहुत चार्जेस हैं, इनके खिलाफ इतने चार्जेस हैं कि जब से आप देखिए पीछे वर्ड करिए, लास्ट चार्ज था बोध गया की बॉम्बिंग, उससे पहले पुणे की बॉम्बिंग, इन बिटवीन इनकी और बॉम्बिंग है। इनके कॉन्स्टेंटली 2006 से 2011 तक इनके बॉम्बिंग के आते रहे और ये इन्वॉल्व हुए। अब जब आप इसको किसी को प्रोसिक्यूट करते हैं, आपके अंदर पड़ा है आदमी, उसको सारी उम्र अंदर तो नहीं रखेंगे, आपको उसको प्रोसिक्यूट तो करेंगे, एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे। एविडेंस में गलतियां आते 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 कई साल लग जाते हैं, और ये लोग जो हैं
जो टेररिस्ट होते हैं इनका आपस में गठजोड़ इतना होता है कि इनको एक इनकरेजमेंट मिलती है दूसरे को कि ये इनको क्या होना है, देखेंगे 8 साल 10 साल के बाद देखेंगे। तो एक किस्म का पुलिस के पास कोई तरीका ही नहीं होता कि इसको क्या किया जाए। उस वक्त तो समझते हैं कि ऑलराइट ये गलत बात है, लेकिन हो जाता है कि उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल करके इनकाउंटर में मार जाते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया जी सीपाल सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि पूरी तरीके से गैर कानूनी है, अगर जिस तरह से सीपाल सिंह जी कह रहे हैं कि अगर ये मंशा भी रही है कि जेलों में जो है वो सालों तक जो है अदालत में मामले खिंचते हैं और ये मुश्किल होता है पुलिस के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए इस मामले को स्थापित कर पाना कि वाकई इसमें इन पर मुकदमा चलाया जाए या आतंकवाद का मामला सिद्ध कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन सबके बावजूद भी जिस तरह वो कह रहे हैं कि जो शक हो रहा है पूरे मामले पर, जिस तरह से स्क्रिप्ट तैयार की गई है, जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है, उन्हें ये लगता है उनके तजुर्बे के आधार पर कि शायद सही नहीं होगा। फिलहाल अभी छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। कश्मीर घाटी में स्कूलों में आग लगाने की घटनाएं थम नहीं रही हैं। पिछले 3 दिन में 2 स्कूलों में आग की घटना सामने आई। अभिभावक जहां दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, वहीं राज्य सरकार का कहना है कि उपद्रवी जानबूझकर यहां के बच्चों को शिक्षा से दूर करना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अनंतनाग के कबा मार्ग में धू धू कर जलता सरकारी स्कूल। कश्मीर घाटी में जैसे जैसे शांति लौट रही है, स्कूलों में आग लगाने की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। 8 जुलाई के बाद से 20 से अधिक स्कूलों में आग लगाई जा चुकी है। शनिवार को श्रीनगर में जवाहर नवोदय विद्यालय में आग लगने की घटना सामने आई थी। इसके बाद से अभिभावक दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे अनासर को सामने लाए, ऐसे अनासर को मतलब गिरफ्तार करे जो ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे अनासर को बेनकाब करने की ज़रूरत है कि जो वादी कश्मीर में जो तलबा है, जो भी हमारा फ्यूचर है, जिनको डायरेक्ट करना चाहते हैं। राज्य में 8 जुलाई से ही स्कूल और कॉलेज बंद हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने इन घटनाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा कि स्कूलों में आग इसलिए लगाई जा रही है ताकि यहाँ के बच्चे अनपढ़ रहें और उन्हें पत्थर थमाए जा सकें। उनको लगता है कि कश्मीर के बच्चे अगर जो नेशनल मेन स्ट्रीम में जाएंगे, इस प्रकार की बात में जाएंगे, तो उनको पत्थर मारने के लिए और इस प्रकार से कि उनको शील्ड बनाने की जो बात है, उनको शील्ड नहीं मिलेगी। तो ये सारा वही है कि वो ना पढ़ें और इस तरीके से उनके जो है उनके डायरेक्शंस के ऊपर उनके जो है कठपुतली बन के उनका जो काम करें। केंद्र सरकार ने भी कहा है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। कुछ ऐसे हैं भारत विरोधी तत्व जो वहां के बच्चों को मध्य युग में ले जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी सरकार ऐसा होने नहीं देगी और केंद्र और वहां की राज्य सरकार मिलकर सख्त कदम उठा रहे हैं। जरूरत होगी और सख्त कदम उठाए जाएंगे। उधर विपक्षी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे केंद्र और राज्य सरकार की विफलता करार दिया। सरकार ने किसी भी शख्स को काबू नहीं किया है, गिरफ्तार नहीं किया है जो इसमें मुलव्वस है। इस बीच कश्मीर घाटी में शांति बनी हुई है। लोगों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अलगाववादियों की हड़ताल के चलते बाजार और पेट्रोल पंप बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जारी है। पाकिस्तानी सेना ने आज जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कई जगहों को निशाना बनाया। इसमें एक जवान शहीद हो गया और 2 महिलाएं घायल हुईं। वहीं बीएसएफ ने शनिवार से घुसपैठ की 3 कोशिशें नाकाम की हैं। राजौरी और पुंछ में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना ने सोमवार को भी जबरदस्त फायरिंग की। इसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया और एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल है। पाकिस्तान की तरफ से मशीन गन और मोर्टार सेल दागे गए। भारतीय जवानों ने भी इसका भरपूर जवाब दिया कि हम मिलिट्री रिस्पांस दे रहे हैं, हम उनको मिलिट्रीली हिट कर रहे हैं और वहां हिट कर रहे हैं जहां पे कि उनको मैक्सिमम नुकसान हो और उनको
पता चले कि सीज़फायर वायलेशन का क्या मतलब है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने भारतीय चौकियों के साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। गोलीबारी इतनी ज्यादा है कि लोग घरों में रहना मुनासिब समझ रहे हैं। इतनी टेंशन है, गाँव में क्या पूरे शहर में टेंशन है, बाजार मेन बाजार में और अफरा तफरी का इस वक्त वहाँ चल रही है। गाड़ी में अंदर ही छुपे हुए हैं, बाहर में नहीं निकल रहे और पूरे अंदर में ज़्यादा अभी सेलिंग ज़्यादा हो रही है। शनिवार को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी गोलीबारी का करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान की 4 पोस्ट तबाह कर दी। इसमें कई पाकिस्तानी जवान भी मारे गए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सीमा पार से 60 से अधिक बार गोलीबारी हो चुकी है। इसमें 8 जवानों समेत 11 लोग मारे गए हैं। वहीं 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सितंबर में ढांचागत क्षेत्र की विकास दर 5% रही है। पिछले 3 महीने में ये सबसे ज्यादा है। इस दौरान सीमेंट, स्टील और रिफाइनरी उद्योगों का प्रदर्शन शानदार रहा। इस दौरान सीमेंट का उत्पादन 5.5% बढ़ा। वहीं स्टील के उत्पादन में 16.3% और रिफाइनरी उत्पादों में 9.3% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं उर्वरक में 2% और बिजली उत्पादन में 2.2% की कमी दर्ज की गई। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भी कमी आई। दीपावली की आतिशबाजी के बाद प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। देश के कई शहरों में प्रदूषित कण, पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की मात्रा सुरक्षित मानक से कई गुना ज़्यादा हो गई। खासकर राजधानी दिल्ली में प्रदूषण ने 3 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। प्रदूषण और बेहद खतरनाक स्तर तक बढ़ गया। दीपावली पर आतिशबाजी से देश भर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक बढ़ गया। धूल धुएं का गुबार आसमान में छा गया और लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया। दिल्ली में काफी छोटे प्रदूषक तत्व PM 2.5 और PM 10 बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गए। सफदरजंग वेधशाला में आधिकारिक विजिबिलिटी 200 मीटर दर्ज की गई, लेकिन धुंध में लिपटी दिल्ली के कई इलाकों में सुबह के वक्त विजिबिलिटी 0 रही। भूमिगत मेट्रो स्टेशनों में भी धुआं भरा हुआ था। जहाँ स्टैंडर्ड है 100-150, आपका 1600 तक पहुँच रहा है। ये तो एक रिकॉर्ड लेवल है। पूरी दुनिया के लिए रिकॉर्ड आप तोड़ रहे हैं प्रदूषण का। और ये प्रदूषण का जो रिकॉर्ड हम तोड़ रहे हैं इसीलिए तोड़ रहे हैं कि जो सरकारें हैं वो काम जो प्रदूषण को नियंत्रण में रखने का है वो नहीं कर पा रही हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि सरकार बढ़ते प्रदूषण को लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री ने कमेटी बनाई है, वो सारे अपने डिटेल के अंदर रिकमेंडेशंस दे रही हैं विद टाइमलाइंस कि भी क्या क्या काम किस संस्था ने करना है, कब तक करना है, उसमें क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट है और कौन उस कॉस्ट को बियर करेगा। पूरी बना के हम एक्शनेबल पॉइंट बना के दे रहे हैं। उधर लखनऊ में PM 2.5 का स्तर 834 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज हुआ। कोलकाता में PM 2.5 का स्तर 378, मुंबई में 494 और अहमदाबाद में 999 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा। तो बेंगलुरु में PM 2.5 सुरक्षित स्तर से 3 गुना ज्यादा पहुंच गया। जैसे कि दादर माहिम एरिया है, वहाँ जो व्यापारी लोग हैं उन्होंने ज़्यादा फटाके किया, लेकिन जो बस्ती है अपना सादा बस्ती, वहाँ पे कम हो गया है। हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने पर सांस से जुड़ी बीमारियों का खतरा पैदा हो जाता है। हृदय और फेफड़े की बीमारी वाले लोग इसकी चपेट में जल्दी आ जाते हैं। खासकर अस्थमा के रोगियों की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने आज दिल्ली में वायु गुणवत्ता के मौजूदा हालात की समीक्षा की। साथ ही दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार को खेतों में फसलों के अवशेष जलाने पर रोक के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश भी दिए। बैठक में पाया गया कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में सॉलिड वेस्ट, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, सड़क किनारे और निर्माण स्थलों के आसपास धूल के अलावा पड़ोसी राज्यों के खेतों में जलने वाले फसलों के अवशेष ही दिल्ली में प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के संबंधित सचिवों को 4 नवंबर को इसकी समीक्षा के लिए बुलाया है। इसमें फसलों के अवशेष जलाने पर रोकथाम के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका में 8 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को बड़ा झटका लगा है। FBI ने हिलरी की करीबी हुमा आबिदीन से मिले ईमेल के आधार पर निजी सर्वर मामले की जांच फिर से शुरू कर दी है। FBI के मुताबिक ये ईमेल मामले की जांच में काफ़ी अहम साबित होंगे। अमेरिका में निजी ईमेल सर्वर से जुड़ा विवाद राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार
हिलेरी क्लिंटन का पीछा नहीं छोड़ रहा है। ताज़ा घटनाक्रम में FBI को हिलेरी की सहयोगी हुमा आबेदिन के ईमेल मिले हैं, जिसके आधार पर इस मामले की जांच फिर शुरू की जाएगी। FBI के एक अधिकारी के मुताबिक ये ईमेल जांच में काफी अहम साबित होंगे। इधर एक रैली को संबोधित करते हुए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हिलेरी क्लिंटन पर निशाना साधा। She gets a subpoena and she deletes and bleaches, and nobody even ever heard of bleaching. Did anybody ever hear of bleaching? You know why? It's such an expensive process. But it makes them go away. But I have a feeling they've just found a lot of them, don't you think? हालांकि हिलेरी क्लिंटन ने एक बार फिर खुद को पाक साफ बताया है। Called on Director Comey to explain everything right away, put it all out on the table, right? Now, of course, Donald Trump is already making up lies about this. दरअसल 2008 से 2012 के बीच विदेश मंत्री रहते हिलेरी क्लिंटन ने निजी ईमेल सर्वर का इस्तेमाल किया था, जिसके लिए उन पर गोपनीय जानकारी साझा करने का आरोप लगाया गया। हालांकि जुलाई में मामले को बंद कर दिया गया था, लेकिन शुक्रवार को FBI निदेशक जेम्स कॉमी ने फिर से जांच का फैसला किया, जिसके बाद इस मुद्दे को हवा मिल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश आज पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 141वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर संसद भवन और इंडिया गेट पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सरदार पटेल की याद में एक टिकट भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग समेत कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री ने लौह पुरुष की याद में डाक टिकट भी जारी किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एकजुट भारत सरदार पटेल डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने एक भारत के निर्माण में सरदार पटेल के योगदान को याद किया। जो एक हिंदुस्तान देख रहे हैं, एक तिरंगे झंडे के नीचे हिंदुस्तान देख रहे हैं, उसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। संसद भवन में भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सरदार पटेल की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 में गुजरात में हुआ। बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। 550 से ज्यादा रियासतों को एक शक्तिशाली मुल्क की शक्ल में ढालने के बाद पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना गया। भारत के बिस्मार्क यानी सरदार पटेल को मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न से नवाजा गया। सरदार पटेल का निधन 1950 में हुआ था। प्रणब गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 32वीं पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्र ने श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने दिल्ली में मार्च निकाला। इंदिरा गांधी मेमोरियल पर हुए मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शामिल हुए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम हुए। इंदिरा गांधी मेमोरियल पर हुए मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद थे। इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं ने पार्टी मुख्यालय तक मार्च निकाला। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और अहमद पटेल समेत कई बड़े कांग्रेसी नेता इस मार्च में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ। 1955 में इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए चुनी गईं। 1966 से 1977 तक इंदिरा गांधी लगातार 3 बार देश की प्रधानमंत्री रहीं। इसके बाद 1980 से 1984 तक उन्होंने चौथी बार प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाली। इंदिरा गांधी ने 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण का फैसला कर देश में बैंकिंग सेवा के विस्तार में अहम भूमिका निभाई। 1971 में मुक्ति वाहिनी को समर्थन देकर इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया। निर्धन लोगों के उत्थान के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व भी किया।
इंदिरा गांधी ने रजवाड़ों के प्रीवी पर्स खत्म करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1984 में आज ही के दिन उनके अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी थी। एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। सोनू कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।